नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत स्वागत है और मैं ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ सिम्स हॉस्पिटल में। और आज हम एक पॉडकास्ट की एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही संजीदा टॉपिक है। और उस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर सुभाष जाखड़, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है सिम्स हॉस्पिटल में। और अपने बारे में खुद डॉक्टर सुभाष जाखड़ बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेलकम दोस्तों। मैंने अपना एमएस आगरा से किया, फिर एमसीएच गोवा से किया और एमसीएच कंप्लीट करने के बाद पिछले 8 सालों से मैं मेवाड़ रीजन में एज ए न्यूरोसर्जन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 8 महीनों से मैं एज ए सिम्स में न्यूरो डिपार्टमेंट का डायरेक्टर कम एचओडी कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो डॉक्टर जाखड़ हैं उन्होंने अपने बारे में बताया है। अब हम आगे बढ़े उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि आज हम जो है आपसे रिलेटेड जो है एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक है कि किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो या हादसा हो, उसमें किस तरह एक आम आदमी पेशेंट को हैंडल कर सके और उसकी जो केयर है, प्राइमरी केयर जो है वो कर सके और सुरक्षित उसको जो है हॉस्पिटल तक पहुंचा सके, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की जान बचा सकें। तो उससे पहले जो है मैं उस टॉपिक पे आऊँ, उससे पहले जो है डॉक्टर साहब से कुछ और भी जानकारी लेते हैं न्यूरो सर्जरी के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि जैसा आम आदमी सोचता है कि न्यूरो सर्जरी जो है खाली एक हेड इंजरी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कॉमनली लोग सोचते हैं न्यूरो का मतलब होता है न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी। न्यूरोलॉजी जो डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, समटाइम्स कुछ स्मॉल इंटरवेंशंस करते हैं। न्यूरोसर्जन्स जनरली ब्रेन और स्पाइन और नर्व्स को ऑपरेट करते हैं अलॉन्ग विद ओपीडी पार्ट। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि दोनों एक ही डिग्रियां हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की कैपेबिलिटी ट्रेनिंग अलग अलग होती है। तो मतलब न्यूरो सर्जरी मतलब किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है न्यूरो से रिलेटेड, उसमें जो सर्जरी होने वाली है वो न्यूरो सर्जरी न्यूरोसर्जन है, और खाली मेडिसिन से जो ठीक होने वाला पार्ट है वो न्यूरोलॉजी। जनरली न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जन और फिजिशियंस भी कई बार जो पर सर डील करते हैं। आम आदमी जो ये सोचता है कि खाली जो है सिर में चोट लगी, कोई ब्लीडिंग हुई, उसी को जो है न्यूरो सर्जन जो है डील करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है उसमें ट्रॉमा या चोट लगने के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आप लोग ऑपरेट करते हैं या जिनको आप लोग देते हैं? जनरली अदर देन ब्रेन ट्रॉमा या स्पाइन ट्रॉमा बोलेंगे तो ब्रेन ट्यूमर्स हुए, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी जैसे ट्यूमर्स हुए, कोई भी क्रेनियो स्पाइनल या दिमाग से या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हुआ जैसे ट्यूबरक्लोसिस कॉमन होता है, या फिर कोई भी बच्चों से रिलेटेड जैसे ब्रेन में पानी भरना, उससे रिलेटेड सर्जरीज होते हैं, या जन्मजात जैसे कमर में कई बार डिफेक्ट्स होते हैं, ब्रेन क्रेनियोस्पाइनल डिफेक्ट होते हैं, एन्केफेलोसील, मेनिकोसील, तो उनको भी सुधार सकते हैं, उनको भी न्यूरो सर्जरी जनरली डील करते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। सर अब तो हम आएंगे हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर जो कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा भी है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि जितना एडवांसमेंट आजकल चीज़ों में बहुत होता जा रहा है, अपने ट्रैफिक सिस्टम में रोडें बड़ी चौड़ी होती जा रही है और जो ट्रैफिक है बहुत फास्ट होता जा रहा है, और जो एक्सीडेंट्स की जो मात्रा है, एक्सीडेंट्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ही सीवियर होती जा रही है सर। क्योंकि पहले जो एक्सीडेंट होते थे वो थोड़ा कम सीवियरिटी वाले ट्रॉमा होते थे, पर आजकल सीवियरिटी ट्रॉमा जो है क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है तो ट्रॉमा की जो कैटेगरी है वो चेंज होती जा रही है। तो सर आज का जो टॉपिक है कि आम आदमी, सपोज करो कोई रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कार एक्सीडेंट हो, चाहे बाइक एक्सीडेंट हो, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो, तो एक आम आदमी के मन में क्या होना चाहिए कि वो किस तरह उसको जो है एक्सीडेंट को जो है हैंडल करे, कि डॉक्टर तक पहुंचे मरीज, उससे पहले उसके साथ साथ क्या क्या हो। तो वन बाय वन हम उसके बारे में जो है डॉक्टर साहब आपसे जानकारी चाहिए कि अगर सपोज करो किसी को सिर में चोट लगी, नाक से खून आने लगा, कान से खून आने लगा, कान आने लगी, अगर चोट लगने लगा, तो एक आम आदमी क्या करे? बिल्कुल हेमंत भाई, सही बात है कि मॉडर्न एरा में हाई स्पीड इंजरीज जो हम बोलते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा अगर कोई भी व्हीकल है उसको हम हाई स्पीड इंजरीज भी बोलते हैं। अगर उससे चोट लगती है तो मरीज को प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। अगर टू व्हीलर से बिना हेलमेट के तो अराउंड 44% चांस होता है उसको सीवियर हेड इंजरी लगे, और 10% चांस होता है उसको रीढ़ की हड्डी में अलॉन्ग विद सीवियर हेड इंजरी
जो मेन रीढ़ की स्पाइन जो है वो भी वो उसमें चोट लगने की संभावना रहती है। तो कोई भी पेशेंट अगर या कोई भी व्यक्ति कहीं पे अगर एक्सीडेंट होता है या फॉल फ्रॉम हाइट होता है, तो सबसे पहले जो हमें मैनेज करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि उसका कॉन्शियस लेवल कैसा है। Okay. अगर वो नॉन है अपना, तो उससे बात करें, उसका नाम लें। अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उससे कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है वो पूछें, उसको सांस में तकलीफ तो नहीं है। और अगर सांस में तकलीफ ठीक है तो उसके लिम्स के मूवमेंट है, हाथ पैरों के मूवमेंट्स वो है, देखें। वो देखें। ये देखें कि उसको कोई बाहर कोई चोट वगैरह तो नहीं है। गर्दन के मूवमेंट स्पेशली अगर वो हिलाने में पेनफुल है तो हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको नहीं हिलाना है। और अगर वो पेशेंट बात नहीं कर पा रहा है, बेहोश है, जिसको हम मेडिकल टर्म में कोमा बोलते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके आंखों के सराउंडिंग में या कान के सराउंडिंग में कालापन तो नहीं आ गया है, नाक से एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या मुंह के अंदर कोई ब्लीडिंग या क्लॉट तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है या तान आ रही है, उस पेशेंट को हमें थोड़ा साइड में तिरछा कर देना चाहिए। उल्टा उल्टा करवट दिला कुछ नहीं समझ में आता उसको उल्टा कर सकते हैं, ताकि उसका जो ऑक्सीजन है वो सब टाइम पे जाए। बेसिकली आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ये है कि जो एयरवे सिस्टम है उसका वो पेटेंट सिस्टम है, वो पेटेंट है। किसी भी नॉर्मल आदमी को अगर 7 से 8 मिनट ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो हर इंसान के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ऑक्सीजन। तो दोस्तों, जैसा कि दर्शन ने बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे मेडिकल टर्म में ABC 3 चीजों पे जो है ध्यान दिया जाता है। पहला है एयरवे। एयरवे का मतलब होता है जो सांस जो लेने की जो रास्ता है उसको एयरवे बोला जाता है, वो कहीं ब्लॉक ना हो, ताकि सांस का जो ऑक्सीजनेशन का जो पैटर्न है, ऑक्सीजन जो जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं हो। तो जैसा रास्ता ने बताया कि कोई ब्लीडिंग हो या कोई सामान जो है या डेंचर कोई है वो अटक रहा हो, तो सबसे पहले आप देखो कि वो सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है। नहीं ले पा रहा है तो उसका माउथ ओपन करके देखें कि क्या हो रहा है। तो बी मतलब ब्रीदिंग, उसकी ब्रीदिंग कैसे हो रही है, वो नॉर्मली ब्रीदिंग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अगर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है तो जो है तुरंत अलर्ट होना जरूरी है। और तीसरी चीज होती है सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन का मतलब कि उसका हार्ट कैसा काम कर रहा है, और उसको देखने के लिए पेरिफेरल जो पल्सेस होती है, नर्व जो देखते हैं अपन, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन। तो अगर नर्व प्रॉपर्ली आ रही है तो इसका मतलब उसका बीपी एक तरह से सेटल है और पेशेंट नॉर्मल है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है ताकि प्राइमरी सर्वे हो सके। प्राइमरी सर्वे का मतलब आप ऊपर से पूछते हैं कि कोई पेशेंट को देखो, उससे नाम पूछो कि भाई क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो, ताकि उससे एक जानकारी मिलती है कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है। उसका कहने का मतलब उसका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा अपना नाम बता रहा है, अपना एड्रेस बता रहा है, दैट मींस उसका ब्रेन पार्ट क्लियर। सेकंड थिंग, अगर वो हाथ पैर हिला रहा है, इसका मतलब मोटा मोटी हम बोलेंगे उसका स्पाइन है वो ठीक है। फिर हम ये देखते हैं पेरिफेरी में, जैसे मान लो हाथों का फ्रैक्चर हुआ, पैर का फ्रैक्चर हुआ, अगर कोई जॉइंट है जहाँ पे स्वेलिंग आ रखी है, तो डेफिनेटली उस केस में हमें उसको ध्यान देके पर्टिकुलर ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। तो सर मेरा एक अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी भी जो एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले जैसे आपने बताया कि ABC उस पे जो है ना एयरवे और ब्रीदिंग और उस पे ध्यान देने के बाद ट्रॉमा के पार्ट से क्या क्या चीज को पहले जो है अटेंशन देना जरूरी है? सर देखिए, शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेन। ठीक, अगर ब्रेन सही काम कर रहा है, हार्ट आपका सही काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है पेशेंट को, तो फिर हमें बोन्स को इवैल्यूएट करना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी पेशेंट होता है किसी भी ट्रॉमा को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कई बार लूसिड इंटरवल होते हैं, पेशेंट कॉन्शियस है बट ब्रेन में एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा बन रहा है, वो 4-6 घंटे बाद में कोमा में जा सकता है। तो कई बार सरप्राइज होता है घर वालों को भी कि साहब हमारा बच्चा था या हमारा हस्बैंड था, बात कर रहा था, हॉस्पिटल जाते जाते अचानक कोलैप्स हो गया क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं लिया। कभी भी ट्रॉमा होता है, अगर आपको बेहोशी आ रही है, नाक से खून आ रहा है, अगर आपको लगता है कान से खून आया है, आपको वॉमिटिंग हुई या आपको सीजर, अगर ये 4 से 5 चीजें हो रही है तो आपको नियरेस्ट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेंटर पे जाके एक बेसलाइन सीटी स्कैन आपको करवाना चाहिए। और अगर आपके हाथ पैरों में वीकनेस है या सुनपन आ रही है या कोई चीज आप पकड़ नहीं पा रहे हैं या खड़े होकर चल नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक स्पाइन का स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है। तो सर बेसिकली जैसा आप बोल रहे हैं कि
आपने जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो इवेल्युएट कर ली, उसके बाद जो सेकंड इवेल्यूशन है कि आपका ब्रेन कैसा काम कर रहा है, आपके स्पाइन में कोई चोट तो नहीं है, साथ में कोई आपका जो छाती है उसमें कोई चोट नहीं है, साथ में पेट में देख लेंगे पेट में कोई चोट नहीं है, और उसके साथ जितने भी हाथ पाँव अगर वो प्रॉपर्ली सारे जॉइंट का मूवमेंट कर पा रहा है तो जो है अपन मोटा मोटा फ्रैक्चर भी सारा जो है रूल आउट कर सकते हैं। और इन केस सपोज करिए मानिए कि सपोज किसी को गर्दन की इंजरी होगी और नीचे हाथ पाँव नहीं उसके काम कर रहे हैं, तब एक आम आदमी जो वहाँ गुजर रहा है या जो है उसके जो अटेंड कर रहा है उसको क्या करना चाहिए सर? उसको सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस है और उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, दैट सजेस्ट उसके गर्दन में रीढ़ की हड्डी के अंदर कहीं ना कहीं दबाव फ्रैक्चर है, आइदर फ्रैक्चर डिस्लोकेशन है या पहले कोई दबाव रहा होगा जिसकी वजह से सूजन आके वो हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। तो उस केस में मरीज को एज ए सिंगल पीस लिफ्ट करना चाहिए, नेक को इमोबिलाइज करना चाहिए, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो। गर्दन को कई बार हम देखते हैं रोड साइड आते सबसे पहले वाले ऐसे ऐसे उठा रहे हैं, गर्दन को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो गर्दन को इमोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो पेशेंट लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस में रहने की संभावना है। तो सबसे ज्यादा जैसे ब्रेन इंपॉर्टेंट है वैसे गर्दन वाला ये वाला जो हिस्सा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल के हिसाब से यही होना चाहिए कि आप जब भी पेशेंट को उठाएं तो गर्दन को पूरा सपोर्ट देते हुए उठाएं और कोशिश करें कि गर्दन का मूवमेंट कम से कम हो। कई बार होता है कि छोटी मोटी चोट होती है, हिडन चोट होती है, पर हैंडलिंग की वजह से जो है वो डिसलोकेट हो सकता है। फ्रैक्चर कई बार छोटा सा होता है पर अगर वो अपनी जगह से नहीं हिला, पर हैंडलिंग की वजह से कई बार वो अपनी जगह से हिल के और स्पाइनल कॉर्ड को जो है इंजरी कर सकता है। उसके अलावा सर कई बार होता है कि कोई पेशेंट छत से गिर गया या कोई पेड़ पे काम कर रहा था पेड़ से गिर गया, या कंस्ट्रक्शन साइट है सर वहाँ पे जो है वर्क प्लेस पे जो है वहाँ गिर गया, तो हम देखते हैं कि उसके जो है दोनों पाँव जो है कई बार काम करना बंद कर दिए और कमर में दर्द होता है, तो सर उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, अगर कोई वर्टिकली फॉल है, चाहे वो फॉल वर्क प्लेस पे हो चाहे अपने घर से अगर गिर रहा हो, तो उस केस में जनरली आपको स्पाइन की फ्रैक्चर या आपके जो पेल्विक बोन होती है उसके फ्रैक्चर या आपका जो हील बोन होती है एंकल है उसका फ्रैक्चर जनरली, क्योंकि ये आपको वर्टिकली प्रेशर ट्रांसमिट होता है, जनरली फ्रैक्चर वहीं पे होते हैं। तो आपको आइडियली उनका वर्कअप इवैल्यूएट मिनिमम बेसलाइन एक्सरेज के साथ करना चाहिए। अगर पेशेंट क्लिनिकली कहीं पे पेन या स्वेलिंग कंप्लेंट कर रहा है तो डेफिनेटली उसका एक बेसलाइन एक्सरे अपने को डालना चाहिए। सर हमारा सवाल ये है कि सपोज करो कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई मजदूर है काम कर रहा है, ऊपर से गिर गया, या गांव में कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है और वो नीचे गिर गया, सडनली उस समय कुछ हुआ उसको, तो उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना चाहिए? सर क्योंकि देखिए, कई बार हम देखते हैं कि जो है मालूम पड़ा 2 दिनों में उठाया और जो है कमर वो टेढ़ी हो रही है तो प्रेशर और बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब कई बार होता है उस समय इतना नहीं होता है, पर जो है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जो है वो और बढ़ जाता है। देखिए नॉर्मली हम लोग देखते हैं ऐसी साइड पे वो उनको हाथ से पकड़ेंगे या दो जने पैर से पकड़ के उठा के रखते हैं, वो गलत है। आइडियली एक पेशेंट को एज ए सिंगल पीस ऑन बोर्ड पे शिफ्ट करना चाहिए। अगर अपने पास मेडिकल बोर्ड या ऐसा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो भी प्लाई को अप्लाई कर सकते हैं। पेशेंट को इन टोटोस के ऊपर रख के आप उसको इमोबिलाइज कर दीजिए एंड देन आगे गाड़ी में रख के नियरेस्ट हॉस्पिटल पे आप। तो सर का कहना ये है कि जब भी आप पेशेंट को इमोबिलाइज करें या जो है ट्रांसपोर्ट करें, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, सपोज अजमेर से यहाँ लाना है या बापूनगर से हॉस्पिटल तक पहुँचाना है, तो जब भी पेशेंट को शिफ्ट करें या तो एम्बुलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी हार्ड सर्फेस पे उसको जो है लेटा के और फिर आप लेके आए। क्योंकि अगर सॉफ्ट जगह है, सपोज अगर आपने चादर में उठा के लाया उसको, तो चादर में जो है उसकी जो कर्वेचर है वो और डैमेज होती है और पेशेंट को और फर्दर डैमेज होने के। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मेरे से ब्रेन और स्पाइन के बारे में काफ़ी डिटेल में पूछ लिया। मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज ए कॉमन मैन अगर किसी बंदे के चोट लग गई और उसका मान लीजिए पैर में या हाथ में कोई डिफॉर्मिटी हो गई जो हमें लग रहा है कि यार सस्पेक्टेड फ्रैक्चर हो सकता है, तो ट्रांसपोर्ट के टाइम या जब तक उसको प्राइमरी इनिशियली हेल्प मिल रही है, मेडिकल तक पहुँच रहा है, तब तक हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए या ऐसी क्या चीज़ है जो हम वहाँ पे साइड पे हम कुछ उसकी मदद कर पाए? बिल्कुल सही बात। जैसा कि आपने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो है ब्रेन और स्पाइन जो है सुरक्षित करना चाहिए ट्रांसपोर्ट के समय।
सेम वैसा का वैसा ही जो कंसेप्ट है वो जो दोनों हाथ और दोनों पाँव के लिए है। जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया कि आजकल जो ट्रोमा का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, वो हाई स्पीड ट्रोमास होते जा रहे हैं। और जब भी हाई स्पीड ट्रोमा होता है तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो ब्रेन और पूरी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं जो है उसका असर आता है। और जो फ्रैक्चर का जो पैटर्न है वो भी आजकल चेंज होता जा रहा है। पहले जो है सिंपल फ्रैक्चर हुआ करते थे क्योंकि चोट की जो है एनर्जी है वो कम रहती थी, बट आज वो एनर्जी बढ़ने से चोट का प्रकार भी चेंज होता जा रहा है। कई बार होता है कि खुला घाव बन जाता है, हड्डी तोड़ के बाहर निकल जाती है, ठीक है। प्लस साथ में कई बार होता है कि आसपास जो खून की नलियां हैं और जो करंट की नलियां हैं उनको भी जो है डैमेज पहुंचता है साथ में। तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम टाइम ये करें कि थोड़ा सा खिंचाव देके जो भी पार्ट है, चाहे हाथ हो चाहे पाँव हो, उसको थोड़ा खिंचाव देके उसको अपनी लाइन में डाल दें ताकि जो है आसपास की जो टिश्यू हैं उनको डैमेज जो है कम से कम रहे। प्लस साथ में जैसा कि अपन ने बात की थी कि कोई हार्ड कार्डबोर्ड पे जो है पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए, सेम वैसा का वैसा ही कोई गत्ता या ऐसी कोई हार्ड चीज हो जिस पर कि उस लिम्ब को इमोबिलाइज कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए ताकि वो हिले नहीं। तो उससे दो फायदे होंगे कि एक तो दूसरा कोई डैमेज होने से बच जाएगा, प्लस पेशेंट को पेन भी काफी कम हो जाएगा। तो ये चीजें जो है मोटा मोटा ट्रांसपोर्ट करने के साथ जो है करनी चाहिए। नो डाउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्पाइन और जो है ब्रेन के बारे में सबसे पहले जो है ध्यान देना चाहिए। साथ में ही जो है एब्डोमेनल इंजरी नहीं हो उसके बारे में जो है अपने को फोकस करना चाहिए। तो जैसा कि ब्रेन इंपॉर्टेंट है वैसे वैसे ही पाँव और जो है हाथ है वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी है अगर आप प्रॉपर इन चीज़ों पर ध्यान दिया तो। कई बार हम देखते हैं कि अगर बंदा गिर गया, उसके हड्डी बाहर निकली हुई है, साथ में एक्टिवली ब्लीडिंग हो रही है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए? उसमें ट्रैक्शन देना चाहिए या जस्ट उसको दबा के या कोई तरह से? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि जब एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो जो खून की नलियां होती है अगर वो टूट गई है तो आपके आगे खून की सप्लाई होना जो है बहुत ज़रूरी है और उसको टाइम पे जो है मैनेज करना ज़रूरी है। प्लस दूसरी चीज़ कि अगर खून की नली टूटी है तो पेशेंट की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर खून की नली टूट गई है और लगातार ब्लीडिंग हो रही है उसमें से, तो अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी तो खून की कमी हुई और जो है पेशेंट वहीं जो है ऑन स्पॉट जो है डेथ हो सकती है। अपन जैसे बहुत सारे हादसों में दिखता है कि ऑन स्पॉट डेथ हो रही है या रास्ते में जो है उसकी डेथ हो रही है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण भी जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उस ब्लीडिंग को रोका जाए। तो उसके लिए ये है कि आप सबसे अच्छा है कि कोई भी कपड़ा या कोई जो है चीज़ मिले आपको, उससे जो है उस पार्ट को दबाकर और प्रेशर दें ताकि उस ब्लीडिंग को जो है रोका जा सके। और प्रॉपर जो है अपन उसको जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाए या जब तक उसको मेडिकल केयर नहीं मिलेगा तो वो प्रेशर मेंटेन रहे ताकि उसको ब्लीडिंग नहीं हो। ब्लीडिंग नहीं होगी तो जो है अपन उसकी जान बचाना ज़्यादा आसान होगा। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भी पेशेंट ऐसा कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या कोई हादसा होता है तो उसमें एक लोगों के बारे में मन के अंदर बड़ा मिथ है आजकल कि सर जो है पैसा भी एक अपने आप में जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि कितना पैसा खर्च होने वाला है और कितनी लागत आने वाली है। सपोज करिए कि कोई हेड इंजरी होती है या पॉलीट्रोमा पेशेंट है जिसको हेड इंजरी भी है, फ्रैक्चर्स भी हैं, तो डॉक्टर साहब उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं कि पेशेंट जो है कम पैसों में या जो है किस तरह से वो इलाज जो है उपलब्ध कर सके? देखिए सर, आजकल पहले वाला सिनेरियो नहीं रहा है कि भाई कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल। आजकल 80% ऑफ द पेशेंट्स जो आते हैं वो किसी न किसी योजना से जुड़े हुए होते हैं। आइदर उनके पास आरजीएचएस का कार्ड होगा, माँ योजना का कार्ड होगा या सेंट्रल आयुष्मान का कार्ड होगा या उनका पर्सनल टीपीए होगा। 80% ऑफ द टाइम उनके पास कोई ना कोई योजना से या इंश्योरेंस कवर्ड उनका रहता है। आइदर इट इज गिवन बाय गवर्नमेंट और उनका पर्सनल टीपीए उनके पास रहता है। इवन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो भी आपको सेम चीजें एप्लीकेबल, आपको वही चीज वहां प्रोड्यूस करनी पड़ती है, वही आयुष्मान कार्ड, वही चीज आप इलाज प्राइवेट में ले सकते हैं। तो जो 15 साल 20 साल पहले कंसेप्ट था कि गवर्नमेंट सेक्टर और ये प्राइवेट सेक्टर, आजकल ये चीज नहीं। आजकल ये हेल्थ इंडस्ट्री बेसिकली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री ज्यादा होती जा रही है। गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया कि एज अर्ली एज मरीज को इलाज मिल जाए। अगर नियरेस्ट सेंटर प्राइवेट है तो उन्होंने भाई माँ योजना, आयुष्मान योजना उन्होंने डाला ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि सपोज करिए कोई पेशेंट जो है हेड इंजरी हो गई, उसको अंदर क्लॉट जमा हो गया, तो मोटा मोटा करीब कितना पैसा जो है पेशेंट का अगर लाता है? सपोज करो माँ योजना के साथ वो आता है, चिरंजीवी कार्ड लेके साथ में आता है, जन आधार कार्ड लेके आता है,
तो मोटा मोटा कितना खर्चा उसका जो है लग जाता है? सर ज़्यादातर जो हेड इंजरी या स्पाइन इंजरी है वो ट्रीटमेंट पार्ट माँ योजना में कवर हो जाता है। ओके। तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको आई डोंट फील कि पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई हेड इंजरी होती है तो माँ योजना में उसको निःशुल्क दी किसी जाती भी है? प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे सिटी स्कैन मिनिमम रिक्वायरमेंट है और न्यूरो सर्जन अगर है, तो ये दो चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो अगर वहाँ माँ योजना या आयुष्मान से जुड़ा है तो वहाँ पे इलाज मिल जाएगा। तो जैसा कि आप डॉक्टर साहब ने जानकारी दी कि आजकल पैसा बैरियर नहीं रहा इलाज कराने के लिए, तो आपके नज़दीक जो भी हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आप पेशेंट को तुरंत वहाँ पहुँचाएं और जो है बेस्ट से बेस्ट उसको इलाज मिल सके ये आप सुनिश्चित करें। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा जो है जो रोड साइड पे जो होता है एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, आप जनता को क्या बताना चाहेंगे कि वो क्या करें? क्योंकि आजकल जैसा हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगह देखते हैं कि हम लोग पेशेंट की मदद करने से ज़्यादा जो है वीडियो बना के भेज देते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितनी जल्दी ज़्यादा मदद पहुंचाएं तो पेशेंट को जो है अपन जान बचा सकते हैं या उसको कोई डिफॉर्मिटी होने से बचा सकते हैं? सर देखिए, इसमें ऐसा है कि मानवता को हमें सबसे पहले रखना चाहिए। कोई भी अगर पेशेंट अगर बंदा गिरा है कहीं पे या उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आप चाहे अगर आप बिजी हैं कितना भी, तो 5 से 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। आजकल हर 10 से 15 किलोमीटर में गवर्नमेंट सेंटर्स है, आप उसकी हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम किसी की हेल्प करेगा, अगर सर्वाइव करेगा। तो आइडियली हमेशा यही है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल उसको नियरेस्ट मेडिकल हेल्प के लिए आप और जितना ज़्यादा हेल्पिंग हैंड रहता है मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप किसी भी पेशेंट को उठाने करने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन 4 दिन होंगे तो अच्छा रहता है। सर आजकल गवर्नमेंट की गाइडलाइन, अगर आप रोड पे एक्सीडेंट में उठा के उसको हॉस्पिटल ले जाते हो, गवर्नमेंट कुछ मिनिमम अमाउंट भी आपको पे कर देती है आपको। और नहीं आपको जो है पहले जैसा था कि पुलिस केस हो रहा है, ये हो रहा है, पुलिस आपको उससे घबराने की कोई जरूरत तो नहीं। किसी को भी घबराने की जरूरत पुलिस नहीं भी है। मामले में सपोर्ट कर देगी अगर आप लेके आए तो डेफिनेटली। और आजकल हॉस्पिटल्स में भी ये है कि जो साथ में लेके आया है उसको जो है अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो भी उसको जो है ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता है, ना ही उसको जो है रोका जाता है। आप जितनी ज़्यादा मदद हो उतने लोगों की करें, और ये एक ऐसा काम है जिसमें आपने जितना जल्दी अटेंशन दिया पेशेंट को, पेशेंट की जान बचने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस आजकल जैसा गवर्नमेंट ने कर रखा है 108 और इतनी एम्बुलेंसेज वगैरह जो चल रही है, गवर्नमेंट एम्बुलेंस एम्बुलेंस चल रही है, आप उसका यूज करें, 108 नंबर पे कॉल करें और जो है तुरंत हेल्प बनाएं। प्लस कई बार होता है कि 108 को आने में टाइम लग रहा है, तो जो भी नियर बाई जो भी गाड़ी रुक रही है मिल रहा है, आप उसको जो है रोक के जो पीछे वाली सीट होती है कोशिश करें कि पेशेंट को इन दोनों पूरा जो है पीछे वाली सीट पे शिफ्ट करके आप उसको जो है नजदीकी जो भी हॉस्पिटल है उसमें ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने हमको इतनी बढ़िया जानकारी जो है दी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हम आगे भी आपसे जो है बातचीत करेंगे और अगले बार जो है कोई नया टॉपिक लेकर उस पर बात करेंगे। आप हमारी जनता को और भी कुछ बोलना चाहें तो सर? थैंक यू, आपने मुझे याद किया इसके लिए। मैं तो ये कहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी, इट्स नॉट एक्सीडेंट, अगर आपको मान लो बीपी, शुगर, हार्ट का बीमारी, कोई भी एपिलेप्सी या कोई भी बीमारी हो, आप उसको रेगुलरली जाके ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि ये नहीं है कि प्राइवेट में लेना है, गवर्नमेंट में। इट्स इम्पोर्टेंट इज टाइम पे आप ट्रीटमेंट लीजिए, तो आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल उसको जी सकते हैं। बिल्कुल सही बोला डॉक्टर साहब ने कि जो है जरूरी नहीं कि वो प्राइवेट में जाए, आजकल गवर्नमेंट ने भी इतनी बढ़िया सुविधाएं कर रखी है, आप वहाँ जाके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर चीज़ ये है कि छुपाए नहीं और तुरंत जो है उन चीज़ों का जो है आप नज़दीकी जो भी आपका डॉक्टर है या स्टाफ है या हॉस्पिटल है वहाँ जाके चेकअप कर रहे हैं और उसका जो है उचित इलाज है। और ऐसे ही हम लोग जो है हर बार जो है नए नए टॉपिक पे जो है बात करेंगे और नए नए डॉक्टर्स के साथ जो है डिस्कशन करके और आपको अधिक से अधिक जानकारी देंगे। इसी के साथ मैं भी आपसे विदा लूँगा। धन्यवाद।